दोस्तों, हिटलर की जिंदगी से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठा है। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिटलर की जिंदगी से जुड़े कुछ सच मैं बता सकूं। जैसे आखिर क्यों उसने मरने से पहले विवाह किया, आखिर क्यों उसने खुद को गोली मारना ही उचित समझा, और साथ ही ये भी कि उसने मरने से पहले अपने जो सबसे करीबी उसके सबसे पालतू डॉग था उसकी जान क्यों और कैसे ली। ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिटलर की कहानी वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही हो गई थी। असल में हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, 1914 से 1918 तक। और उसके बाद जर्मनी, जिसकी बहुत बुरी तरह हार हुई थी, उस पर कई तरह के जुर्माने लगाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी में अराजकता फैल गई, वहाँ की जनता गरीब होने लगी और वहाँ के शासक खुद पर ध्यान देने लगे, यानी एक तरह से जनता के साथ सौतेला व्यवहार होने लगा। जाहिर है इसकी वजह से एक असंतोष उपजा और इसी असंतोष के उपजने की वजह से हिटलर की एक नई सोच जन्मी। जो उस वक्त सेना में काम करता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि असल में हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और आप जानते ही हैं कि ये जो श्रेष्ठता की बीमारी है वो अपने साथ कई और बीमारियां लेकर आती है। जब व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है तो सबसे पहले वो सामने वाले को नीचा समझता है और उसके बाद उसकी सोच में कई तरह की कमियां खुद ब खुद आती जाती हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब खुद को श्रेष्ठ समझते समझते सबसे ख़राब बन जाता है। खैर, इस दौरान हुआ ये कि 1918 में तो युद्ध खत्म हो चुका था। हिटलर की सोच आ रही थी कि जर्मनी को ही मौका मिलना चाहिए, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे अच्छे दिखते हैं, हमारी सबसे अच्छी रेस है और हमसे ऊपर ना तो कोई है और ना ही होना चाहिए। घृणा पर आधारित ये सोच जब बढ़ती चली गई तो 1933 आते आते हिटलर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना चुका था, लोगों का हृदय परिवर्तित कर चुका था, लोग उसे सपोर्ट करने लगे थे और वो फिर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। चांसलर बनने के बाद अब समय था उसको अपने सपने पूरे करने का। तो हालांकि वो ये जो सोच सबके सामने रखता था कि जर्मन सबसे श्रेष्ठ हैं, असल में उसके मन में वो स्वयं का भाव होता था, वो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। और हुआ भी यही। जैसे ही वो चांसलर बना उसने जर्मनी के सारे कानून बदल दिए। उसने कहा कि मैं सर्वोच्च व्यक्ति हूँ, मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। मतलब वो तानाशाह बन जाता है। अब जाहिर है एक व्यक्ति जो अपनी रेस को सर्वश्रेष्ठ कह रहा है उसके खुद के बारे में क्या विचार होंगे, खुद को तो वो शायद सर्वश्रेष्ठ के भी ऊपर रखेगा। खैर, अब हुआ ये कि उसको ये लगा कि अब हमें जर्मनी से बाहर निकलना चाहिए और हमें दुनिया जीतनी चाहिए। यही शुरुआत हो चुकी थी उसके पतन की। खैर, उसने सबसे पहले निशाना बनाया पोलैंड को, पोलैंड पर हमला बोल दिया। ये बात है 1 सितंबर 1939 की। पोलैंड पर हमला बोलने के बाद उसको अपनी ताकत का एहसास हुआ। जब आप एक छोटे देश पर विजय हासिल कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ रही है। खैर, ये जो अटैक हुआ इसका बहुत बुरा असर हुआ पूरे यूरोप में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में। तो उस वक्त, जिस वक्त जर्मनी में हिटलर उभर रहा था, उससे पहले ही इटली में मुसोलिनी उभर चुका था एक तानाशाह के रूप में, और उसकी भी वही राष्ट्रवादी सोच थी कि इटालियंस ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें ही सबसे ऊपर होना चाहिए। खैर, इटली की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी उसको साथ मिल गया हिटलर का, यानी अब इटली और जर्मनी क्लोज आ गए। इटली और जर्मनी क्लोज कहें या यूं कहें कि मुसोलिनी और हिटलर क्लोज आ गए, और साथ ही उन्हें साथ मिलने लगा जापान का भी। तो एक तरह से ये तीन लोगों का गुट बन गया, मुसोलिनी इटली से, हिटलर जर्मनी से और जापान। अब जब इन तीन लोगों के भ्रष्ट इरादों के बारे में दुनिया को पता लगना शुरू हुआ कि ये तो कब्जा करना चाहते हैं, ये तो जंग करना चाहते हैं, इन्होंने तो प्रथम विश्व युद्ध से कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर बाकी के देश भी एक होने लगे। फ्रांस और इंग्लैंड एक हो गए, इनको साथ मिल गया रूस का और अमेरिका का। उस वक्त रूस और अमेरिका में से कोई भी इतनी बड़ी कोई पावर नहीं होते थे जैसा कि वो बाद में हुए, और फिर रूस का विघटन भी हुआ। खैर, इधर ये जो पोलैंड पर आक्रमण होता है
इस पोलैंड के आक्रमण के समय इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड की मदद करते हैं, क्योंकि पोलैंड का इंग्लैंड के साथ एक पुराना करार था, एक संधि थी, जिसमें था कि जब भी पोलैंड पर आक्रमण होगा इंग्लैंड साथ देगा। अब इंग्लैंड और फ्रांस दोस्त हो गए थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने साथ दिया। अब हुआ ये कि पोलैंड पर अटैक तो कर दिया हिटलर ने, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इंग्लैंड की फ़ौज उस पर भारी पड़ेगी। लेकिन मुकाबला कड़ा हुआ और एक तरह से वो विश्व पटल पर उभर कर आ गया कि एक हिटलर नाम का आदमी है जो कब्जा करना चाहता है देशों पर, तानाशाह बनना चाहता है, उसकी सोच ऐसी है। अब वो यहाँ रुकने वाला नहीं था। इसके बाद एक साल बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, और यह कब्जा होते ही हिटलर को लगा कि अब तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं। इसके बाद फ्रांस पर अटैक किया गया। जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस को सरेंडर करना पड़ा। अब हिटलर को यह लगने लगा कि नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस, इन सबको मैं जीत सकता हूं, तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद वो एक गलती करता है, और वो गलती करता है यूके को टारगेट करता है, इंग्लैंड को टारगेट करता है। लेकिन इंग्लैंड की फ़ौज जर्मन फ़ौज पर भारी पड़ जाती है, और इस हद तक भारी पड़ जाती है कि पहली बार करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है हिटलर को इंग्लैंड के हाथों। वो हिटलर जो नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस को जीत चुका था, जो पोलैंड पर कब्जा जमा रहा था, वो इंग्लैंड से हार जाता है। अब उसको ये लगता है कि पहली बार मेरी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई है, इसका मुझे बदला लेना है। तो वो रूस को टारगेट करता है। अब रूस पर यह हमला अचानक होता है, इसलिए रूस शुरू में हारता है और एक हिस्से पे कब्जा भी कर लेता है हिटलर। लेकिन बाद में फिर रशियन फौज जो है वो भारी पड़ती है, और रशियन फौज फिर पोलैंड की फोर्स के साथ मिलकर जर्मनी पर अटैक कर देती है। अब रशिया ये अच्छे से जानता था कि अगर हिटलर की ताकत को कम करना है तो इटली की ताकत को भी कम करना होगा, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही तानाशाह हैं। इस दौरान रशिया इटली पर भी अटैक करता है 1944 में, और उधर से यूएस, जो कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के साथ था, वो यूएस टारगेट करता है जापान को। तो यानी हिटलर के जो दो साथी हैं, एक हुआ इटली और एक हुआ जापान, इस पर बारी बारी से हमले होने शुरू होते हैं। और 1945 का अप्रैल आते आते हालत ये हो जाती है कि जो फौजें हैं रूस की, वो घुस जाती हैं जर्मनी के अंदर, और जर्मनी नहीं बल्कि बर्लिन के अंदर, और जहां छिपा हुआ था हिटलर। तो आप सोचिए कि एक शख्स, एक तानाशाह जो दुनिया जीतने निकला था, जिसने 3-4 देशों को जीत भी लिया, लेकिन उसके बाद उसी के देश में घुसकर रशियन फौजें उसको ढूंढ रही होती हैं, और तभी उसे खबर मिलती है कि उसका जो सबसे पक्का साथी था, ये बात है 29 अप्रैल की, 29 अप्रैल 1945, 29 अप्रैल 1945, कि मुसोलिनी को मार दिया गया है। और न सिर्फ मारा गया है बल्कि उसके साथ बहुत बदसलूकी की गई है। उसकी लाश के साथ क्या क्या किया गया है कि जिसको सुनकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि मुसोलिनी ने भी बहुतों को मारा था। जितने भी तानाशाह होते हैं उनके प्रति लोगों का गुस्सा बहुत होता है, क्योंकि तानाशाहों को लगता यह है कि लोग उनके साथ हैं, पर असल में लोग उनसे डरे हुए होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके साथ हैं। लेकिन होता क्या है कि जब लोगों को मौका मिलता है तो लोग उन तानाशाहों को छोड़ते नहीं। मैं मुसोलिनी की कहानी भी आपको किसी दिन सुनाऊंगा, लेकिन आपको ब्रीफ में बता दूं कि मुसोलिनी को जिस वक्त इटली में मारा गया, उसके बाद लोगों ने उसकी लाश से अपने बच्चों की, अपने पत्नी की, अपने करीबी लोगों की मौत का बदला लिया, और बहुत गंदे तरीके से लिया। किसी ने उसके मुंह, लाश में जो मुंह था उसमें मरा हुआ चूहा डाल दिया, किसी महिला ने उसके ऊपर यूरिनेट कर दिया, किसी महिला ने उसके ऊपर थूका कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, किसी महिला ने उसके सिर पर गोलियां दागी, बहुत कुछ हुआ। ये सारी खबर अब हिटलर को मिलने लगी थी कि इटली में क्या हो रहा है मेरे दोस्त मुसोलिनी की लाश के साथ। जापान भी कमज़ोर पड़ने लगा था, और जर्मनी में तो घुस ही चुकी थी फौजें। अब हिटलर को फैसला ये करना था कि उसे क्या करना है। उसे अब इतना पता चल गया था कि वो जीत नहीं पाएगा, वो हारेगा। हारने की सूरत में दो ही बातें होंगी, या तो वो मार दिया जाएगा या उसे सरेंडर करना होगा। सरेंडर करना उसके लिए
बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि वो जानता था उसने इस विश्व युद्ध में करीब 5 करोड़ लोगों की जानें ली हैं। तृतीय विश्व युद्ध में ऐसा कहते हैं, इसमें संख्या वो भी शामिल है जो लोग हिटलर के बाद मरे, लेकिन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जैसे ही उसे 29 अप्रैल को ये खबर मिलती है कि मुसोलिनी की भी नहीं बची जान और उसके साथ ये सब हुआ, तो वो अचानक फैसला करता है कि अब मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन मरने से पहले उसे कुछ काम करने थे। पहला काम तो यह था कि वो ईवा से शादी करना चाहता था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब सोचिए कि उसके सबसे करीबी दोस्त की मौत हो चुकी है, वो खुद की मौत के बारे में प्लान कर रहा है। वो अपने करीबी गार्ड्स को आदेश देता है कि एक फादर को बुलाया जाए, ताकि प्रीस्ट को बुलाया जाए, जिससे कि शादी हो मेरी। उसके बाद प्रीस्ट को बुलाया जाता है। उसका एक किस्सा ये भी है कि प्रीस्ट आ तो गया बंकर तक, लेकिन वो वेडिंग सर्टिफिकेट लाना भूल गया, तो उसे फिर से भेजा गया, वो फिर से आया। खैर, फिर एक शादी होती है उसकी ईवा के साथ। ईवा उससे शादी करना चाहती थी और वो भी ईवा से शादी करना चाहता था। मतलब आप देखिए कि एक तरफ एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है, वो किसी से इश्क करता था, और इस हद तक इश्क करता था कि वो उससे शादी किए बिना मरना नहीं चाहता था, जबकि वो जानता था कि कुछ ही घंटे में मरने वाला है, क्योंकि वो खुद ही अपनी जान लेने वाला था। आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हिटलर की ज़िंदगी में, और ज़िंदगी के कुछ आखिरी घंटे हैं। खैर, ईवा से वो शादी कर लेता है, एक छोटी सी पार्टी भी करता है, और उसके बाद वो अपने सबसे करीबी गार्ड को बुलाता है, रोशस को। उससे कहता है कि मैं जब मर जाऊंगा तब तुम मुझे जला दोगे, और उससे रिपीट करवाता है, मैंने क्या कहा? तो कहता है, सर आपने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब मैं आपको जला दूंगा। कहता है हाँ, और उसके बाद मुझसे जुड़ी हर चीज़ को जला दोगे। ठीक है सर, कहता है। उसके बाद वो कहता है कि एक साइनाइड लेकर आओ। साइनाइड मंगाया जाता है। साइनाइड की वो टेस्टिंग करना चाहता है। कहता है कि साइनाइड से तुरंत मरता है व्यक्ति या नहीं। उसके लिए वो अपने सबसे करीबी एक पालतू डॉगी को बुलाता है और कहता है कि इसको खिलाओ। उसको खिलाया जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो डॉग की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अपने बंकर के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर वो अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद नहीं करता है, गोली की आवाज़ आती है, सब लोग बाहर हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद फैसला होता है कि अंदर जाके देखें तो कि क्या हुआ है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो पता ये चलता है कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है, उसका सर नीचे की तरफ है, और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड ईवा भी मरी पड़ी है, जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, ब्लू और वाइट कलर की। लेकिन ईवा के शरीर पर गोलियों का निशान नहीं है, असल में उसे साइनाइड खिलाया गया है। यानी साइनाइड की टेस्टिंग जो उसने अपने पालतू डॉग पर की थी, वो इसलिए की थी ताकि वो जान सके कि उसकी गर्लफ्रेंड भी तुरंत मर जाएगी या नहीं, और ख़ुद को तो वो गोली मारने ही वाला था। और इस सब के पीछे वजह ये बताई जाती है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाश के साथ बदसलूकी हो। वो जानता था कि मेरे बाद मेरा पालतू डॉगी भी नहीं रह पाएगा। जो लोग डॉग्स वगैरह पालते हैं उन्हें पता होगा कि जो पालतू जानवर होते हैं वो अपने मालिक की मौत के बाद ज़्यादा दिन जीते नहीं हैं। और वो ये भी जानता था कि अगर ईवा रह गई तो सब जानते हैं ईवा मेरी गर्लफ्रेंड है, ईवा के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो सकता है। इसलिए वो ईवा से क्योंकि शादी करना चाहता था, इसलिए शादी भी करता है और उसकी जान भी ले लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके साथ कोई बदसलूकी ना हो। उसके बाद कहते हैं कि जैसा कि उसने कहा था, उसको तुरंत जला दिया गया। और हाँ, इससे पहले उसने 200 लीटर पेट्रोल भी मंगाया था कुछ दिन पहले, ताकि उसे जलने में ज़रा भी देर न लगे, वो तुरंत जल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो मुसोलिनी की लाश के साथ हो रहा है वो उसके साथ हो। उसको जलाया जाता है, तुरंत उसकी बची हुई राख को दफन कर दिया जाता है, फिर उसके ज़रूरी सामान भी सब जला दिए जाते हैं। कहते हैं कि उसके बाद रशियन फौज भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि रशिया कब्ज़ा कर ही चुका था। हिटलर को पता था कुछ ही घंटों में मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन फौज भी घुटने टेकने शुरू कर चुकी थी। जर्मनी ही नहीं बल्कि बर्लिन में घुस आई थी रशियन फौजें। कहते हैं उसके बाद रशियन फौज के कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उन्हें पता चला कि हिटलर मर चुका है। फिर उस जगह को खुदवाया गया, और उस खुदवाई हुई जगह से हिटलर से जुड़ी कोई चीज़ तो नहीं निकली, सिर्फ एक जबड़ा निकला, जिसको अपने साथ ले गई रशियन फौजें। और उसमें ये कहा गया कि ये चेक करवाया गया कि हिटलर का ही जबड़ा है या नहीं, और इसके लिए हिटलर के डेंटिस्ट की मदद ली गई। कहते हैं हिटलर को मसूड़ों की बीमारी थी, उसके दांत बहुत उल्टे सीधे थे, और इस वजह से उसकी सांस में बदबू भी आया करती थी। हिटलर के डेंटिस्ट ने पुष्टि की कि हाँ, ये जबड़ा हिटलर का ही है, जिसका वो ट्रीटमेंट किया करता था।
हालांकि उसके बाद में कहानियाँ कई आई कि हिटलर जिंदा है, किसी ने कहा ब्राज़ील में है, किसी ने कहा कहीं है, लेकिन कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई। और रूस ने हमेशा यही कहा कि हिटलर मर चुका है, हमारे पास उसका जबड़ा है। उस वक्त डीएनए टेस्ट वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन उस जबड़े के माध्यम से ही वो पुष्टि हुई। और उसके बाद फिर हिटलर के कहीं देखे जाने की जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ कहानियाँ भर हैं, उनके कोई प्रूफ कहीं मिलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि हिटलर जानता था वो बचेगा नहीं, और वो जब मर जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड का भी बुरा हाल हो सकता है, इसलिए उसने गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी की, उसको ख़त्म भी कर दिया, अपने डॉग को भी ख़त्म कर दिया। एक तरफ हम कहते हैं कि तानाशाह, और दूसरी तरफ देखिए कि उसे अपने पालतू कुत्ते की भी फ़िक्र थी, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की भी फ़िक्र थी। दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैंने बड़ी तानाशाहों की कहानियाँ सुनी हैं। तानाशाह जितने भी होते हैं वो सिर्फ स्वयं से प्यार करते हैं। वो लोगों के बीच सोच तो देते हैं कि हम आपको एक ऐसी सोच दे रहे हैं जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन असल में उसके पीछे होता ये है कि वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कह रहे होते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहता है वो बहुतों से नफ़रत सिखा रहा होता है, और जो बहुतों से नफ़रत सिखाता है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी दिन मैं आपको मुसोलिनी की कहानी भी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितने खलनायक हुए हैं हम उनकी कहानियाँ ज़रूर सुने, क्योंकि उन खलनायकों से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। हिटलर की ज़िंदगी से आपने क्या सीखा, क्या नहीं करना है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।